एक बहुत ही खौफनाक और उलझा हुआ केस, लखनऊ का ब्लू ड्रम केस। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम इसी रहस्य की गहराई में जाने वाले हैं। एक ऐसा मामला जिसकी शुरुआत एक बेहद विचलित करने वाले सवाल से होती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मानवेंद्र सिंह एक रसूखदार और अमीर बिजनेसमैन। वो अचानक गायब हो जाते हैं और सबसे हैरानी की बात क्या थी, शक की सुई सीधे उनके 21 साल के बेटे अक्षत पर घूमती है। वही अक्षत जो मोहल्ले की रामलीला के मंच पर परशुराम और रावण जैसे बड़े ही अग्रेसिव यानी आक्रामक किरदार निभाने के लिए जाना जाता था। अब सवाल ये उठता है कि एक रईस खाते पीते परिवार का लड़का अपने ही पिता के कत्ल का मास्टरमाइंड कैसे बन सकता है। सबसे पहले बात करते हैं एक आदर्श परिवार के इस भ्रम की। इस केस की जड़ तक पहुंचने के लिए ना हमें दौलत और शोहरत के उस दिखावे के पीछे झांकना होगा। बाहर से देखने पर क्या दिखता है? 12 पैथोलॉजी लैब्स, शराब का बड़ा कारोबार और समाज में एक रुतबा, एकदम परफेक्ट लाइफ। लेकिन घर के बंद दरवाजों के पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। 11 साल की उम्र में माँ की आत्महत्या का सदमा, गहरी कड़वाहट, अकेलापन और एक बहुत ही खौफनाक दबा हुआ गुस्सा वहां पल रहा था। पिता और पुत्र के बीच का जो अंतर था ना, वो सच में चरम पर था। एक ऐसी खाई बन चुकी थी जिसे शायद पाटना नामुमकिन हो गया था। मानवेंद्र जहां एकदम एक्सट्रोवर्ट थे, लोगों से मिलना जुलना मदद करना, वहीं अक्षत बिल्कुल अलग था। एकदम कटा-कटा सा रहने वाला, बस रामलीला के मंच पर अपना गुस्सा निकालने वाला और अपनी ही एक अलग दुनिया में जीने वाला लड़का। और फिर आता है इस कहानी का दूसरा पहलू, गुमशुदगी और एक खौफनाक राज। ये सारा का सारा भ्रम तब टूटकर बिखर गया जब 20 फरवरी को मानवेंद्र सिंह अचानक गायब हो गए। शुरुआती दिन तो पूरी तरह से कंफ्यूजन से भरे हुए थे। मानवेंद्र का फोन अचानक बंद हो गया था, जो कि उनके नेचर के बिल्कुल उलट बात थी। अक्षत ने सबको बड़ी आसानी से बता दिया कि पापा काम के सिलसिले में दिल्ली गए हैं। लेकिन जब 22 फरवरी आ गई और उनका कुछ अता पता नहीं चला, तो पड़ोसियों ने परेशान होकर एक मानवेंद्र मिसिंग नाम का व्हाट्सएप ग्रुप ही बना डाला। और अक्षत, वो खुद इस ग्रुप में लगातार झूठे अपडेट्स डाल रहा था ताकि लोग बस गुमराह होते रहें। लेकिन कहते हैं ना, सबूत चीख चीख कर सच बोलते हैं। अक्षत की गढ़ी हुई कहानी और जो डिजिटल सबूत थे, वो एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खा रहे थे। सीसीटीवी फुटेज से एकदम साफ था कि मानवेंद्र रात को 1 बजे घर तो आए, लेकिन फिर कभी बाहर निकले ही नहीं। जबकि उनके मोबाइल की आखिरी लोकेशन घर से पूरे 22 किलोमीटर दूर काकोरी दिखा रही थी। इस उलझे हुए पैटर्न ने पूरे मोहल्ले को और पुलिस को भी पूरी तरह से हैरान कर दिया था। खैर, झूठ की बुनियाद ज्यादा दिन तो टिकती नहीं है। लगातार तीखे सवालों के दबाव में अक्षत टूट गया। उसने परिवार के एक पुराने वकील को बुलाया और एक खौफनाक बात कबूल की। उसने कहा, पापा ने एक कदम उठा लिया है, वो ये दुनिया छोड़ चुके हैं। ये वो पल था जिसने सच में सबको झकझोर कर रख दिया। आइए अब चलते हैं 20 फरवरी की उस खौफनाक रात की तरफ और उस टाइमलाइन को दोबारा जोड़कर देखते हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस पूरी घटना का जो असली ट्रिगर था, वो एक दिन पहले यानी 19 फरवरी को ही दब चुका था। असल में घर में रखे 50 लाख रुपयों में से कुछ कैश गायब था। इसी बात को लेकर बाप बेटे के बीच एक भयानक बहस हुई। नौबत हाथापाई, एक जोरदार थप्पड़ और तानी हुई राइफल तक पहुंच गई। यही वो पॉइंट था जिसने अक्षत के अंदर पल रहे ज्वालामुखी को पूरी तरह फाड़ दिया। हत्या और उसके बाद लाश को ठिकाने लगाने के बीच का जो समय है ना, उसका अगर आप हिसाब लगाएं तो वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। रात 1 बजे मानवेंद्र लौटकर सोते हैं। सुबह 4:30 बजे अक्षत अपने सोते हुए पिता के सिर में गोली मार देता है। और फिर पूरा दिन एकदम नॉर्मल बिताने के बाद रात को 8 बजे वो लाश के टुकड़े करना शुरू करता है। इस पूरी वारदात का सबसे दिल दहला देने वाला हिस्सा था उसकी 17 साल की बहन कृति का बयान। गोली की तेज आवाज सुनकर वो जाग गई थी और खून से लथपथ पिता को देखकर रो पड़ी। उसने कहा, हमारी मम्मी नहीं है और अब तुमने पापा को भी मार दिया। लेकिन अक्षत ने उसे खामोश रहने की खौफनाक धमकी दी और उसे चुप करा दिया। इसके बाद शुरू होती है सबूत मिटाने की खौफनाक साजिश। हत्या के बाद जो कुछ भी हुआ, वो किसी मशीन की तरह एकदम ठंडे दिमाग से किया गया काम था। सबूतों को मिटाने के लिए अक्षत ने बेहद शातिराना कदम उठाए। उसने मोटी पॉलीथीन और तारपीन का तेल खरीदा, पानी चलाकर लाश के टुकड़े किए ताकि खून बह जाए और वहां जमे नहीं। पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए वो फोन को 22 किलोमीटर दूर फेंकाया और कटे हुए अंगों को अलग अलग सुनसान जगहों पर ठिकाने लगा दिया।
अब जरा इस मनोवैज्ञानिक अलगाव यानी साइकोलॉजिकल डिटैचमेंट को समझिए। ये कितना डरावना है कि जिस कमरे में पिता का खून बहा था, अगले ही दिन उसी कमरे में अक्षत बाजार से पनीर लाकर सब्जी बनवाकर बड़े आराम से खा रहा था। उसकी बहन डरी सहमी हुई अपने एग्जाम्स देने स्कूल जा रही थी। ये सब सिर्फ दुनिया को ये दिखाने का एक पर्दा था कि घर में सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा है। अंत में पिता का बाकी बचा हुआ धड़ तीसरे माले से ग्राउंड फ्लोर पर लाया गया। उसे एक नीले रंग के ड्रम में ठूंसकर परफ्यूम से भर दिया गया। अक्षत उसे जलाना ही चाहता था, लेकिन तभी शराब के ठेके का अकाउंटेंट अचानक घर आ गया और उसका ये प्लान फ्लॉप हो गया। आखिरकार 23 फरवरी को पुलिस ने घर की तलाशी ली और उसी नीले ड्रम को बरामद किया, जिसके बाद अक्षत की गिरफ्तारी हुई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कत्ल के पीछे के मनोविज्ञान पर। इन भयानक तथ्यों से परे हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक पतन था जिसने इतनी बड़ी घटना को जन्म दिया। पुलिस को अक्षत ने अपना जो मकसद बताया वो ये था कि उस पर नीट और MBBS के पढ़ाई का बहुत ज्यादा प्रेशर था, लेकिन रिश्तेदारों के बयान इससे बिल्कुल उलट थे। उनके मुताबिक पढ़ाई का कोई दबाव था ही नहीं। असली समस्या तो अक्षत के अंदर पल रही चोरी की आदत और परिवार के कुछ लोगों द्वारा उसके दिमाग में भरी गई बातें थीं। सच कहें तो तबाही के संकेत तो कई सालों से मौजूद थे। जब अक्षत सिर्फ 11 साल का था, तब उसकी मां की आत्महत्या ने उसे गहरा सदमा दिया था। फिर एक दिन 6 पन्ने की चिट्ठी छोड़कर कानपुर भाग जाना, अपने ही घर से गहने और कैश चुराना और आखिरकार पैसों को लेकर वो अंतिम जानलेवा बहस। ये सब एक तरह के वार्निंग अलार्म थे, जिन्हें शायद समय रहते सुना ही नहीं गया। तो यहाँ सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि इस अपराध की जड़ें असल में परिवार के भीतर फैले एक स्लो पॉइजन में थीं। ननिहाल वालों का मां की मौत के लिए पिता को कसूरवार ठहराना, एक छोटे से बच्चे के दिमाग में पिता की एकदम नेगेटिव इमेज बनाना और परिवार में आपस की बातचीत यानी संवाद का पूरी तरह से खत्म हो जाना। इसी जहर ने एक कमजोर बच्चे को अपने ही पिता का कातिल बना दिया। इस पूरे मामले को समझने के बाद हमें खुद से एक बहुत ही गहरा सवाल पूछना चाहिए कि अगर हम अपने रिश्तों में इस टूटे हुए संवाद को और उस छिपे हुए धीमे जहर यानी स्लो पॉइजन को समय रहते पहचान ले, तो ऐसी कितनी ही त्रासदियों को होने से रोका जा सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। खैर, उम्मीद है कि इस विश्लेषण से इस जटिल मामले की एक स्पष्ट तस्वीर आपके सामने आई होगी। अपना समय देने के लिए धन्यवाद।